हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इनसे टाइम से उनको आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सब आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। देखिए, ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन सभी क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मास हो गया, ठीक है। मास को हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे मान लीजिए वेट हम लोग मेजर करते हैं तो वेट mg की वैल्यू होती है, तो उसमें से अगर हम g को डिवाइड कर दें तो मास की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो वेट को मेजर करके हम मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कोई लेंथ कैलकुलेट करनी है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास मीटर स्केल है, उसकी हेल्प से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे टाइम है तो टाइम को हम अपनी घड़ी से मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सभी की सभी क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो कह सकते हैं दोस क्वांटिटीज which can be measured called physical quantities। वैसे जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सभी की सभी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई लेंथ है तो लेंथ को हम जब मेजर करेंगे तो वो वैल्यू सपोज दैट 5 मीटर आती है। ठीक, तो 5 यहां पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शा रहा है कि वो कितने टाइम्स है अपने यूनिट का। ठीक है, मीटर यहां पर उसका यूनिट है, तो यूनिट लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो 1 मीटर की ये 5 टाइम्स है। तो यहां पर 5 जो है वो लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो m यानी कि मीटर यहां लिखा हुआ है वो इसका यूनिट है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो n इंटू यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। n यहां पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और u उसका यूनिट होता है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हो सकती हैं जो नॉन फिजिकल होंगी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कह सकते हैं? जिनको हम मेजर ना कर सके वो सारी क्वांटिटीज कहलाएंगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मान लीजिए इमोशंस हैं, इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते तो इसलिए ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। गुस्सा अगर आता है किसी को तो कितना गुस्सा आता है, कम आता है कि ज्यादा आता है, उसको मेजर करने वाला कोई पैमाना नहीं है, कोई भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम उसको मेजर कर सकें। तो गुस्सा भी क्या हुआ? एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हुई। ठीक है, हम किसी को प्यार कितना करते हैं, कम या ज्यादा, ठीक, उसको भी मेजर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी जिनको हम मेजर नहीं करेंगे वो सब आएंगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटीज कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर बेटा सबको? ठीक, अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि n इंटू यू ये वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है बेटा। ठीक है, कोई भी जो हमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो यूनिट होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जब कांस्टेंट होगा तो जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मान लीजिए इंक्रीज होती है तो u की जो यूनिट की वैल्यू होगी वो फिर डिक्रीज करेगी। जैसे मान लीजिए हमने मीटर में किसी लेंथ को मेजर किया, सपोज दैट ये 5 मीटर आई। अब इसी को अगर हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो सेंटीमीटर जो होता है वो छोटा यूनिट होता है इससे, तो जब यूनिट छोटा हो जाएगा सेंटीमीटर तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये वैल्यू आ जाएगी 500 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जब बढ़ेगी तो इधर का जो यूनिट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा। अगर आपसे पूछा जाए n और u के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, मान लीजिए y एक्सिस पर n है और x एक्सिस पर u है, तो इस पे ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहां से हमें समझ में आता है कि nu जब कांस्टेंट के इक्वल है तो इसका मतलब n प्रोपोर्शनल टू 1/u हुआ, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू की वैल्यू यूनिट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोई रिलेशन तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोलिक बनता है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या होता है। देखिए, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ लार्ज और स्मॉल ए फिजिकल क्वांटिटी इज एज कंपेयर टू ए बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी में ये डिटरमाइन करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी अपने बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, तो ये डिटरमाइन करना ही मेजरमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक क्रिकेट बैट है, ये मेरे बेटे का बैट है, इससे वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेकर के, इसकी लेंथ के एग्जांपल को लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ अगर हम मेजर करें तो देखिए कि मेरे हाथ में मेरी उंगलियों से लेकर यहां तक आ रही है। ठीक है, और जो 1 मीटर की लेंथ होती है वो लगभग मेरे यहां तक आती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है लगभग आधे मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो बैट है इसकी लंबाई 1/2 मीटर है। ठीक, तो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। तो हमें ये देखना है, ये मेजर करना है कि ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो अपने रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी यूनिट की कितने टाइम्स है, उससे कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। तो यही मेजरमेंट करना ही मेजरमेंट कहलाता है, मतलब ये डिटरमाइंड करना ही मेजरमेंट कहलाता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे कि इसको हमने डिटरमाइन किया कि ये 1/2 मीटर लेंथ का बैट है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने किया यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज बेटा 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। देखिए, ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जो किन्हीं और क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर की गई है वो बेटा 7 टाइप की कंसीडर की गई है। ठीक है, तो 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं कह सकते हैं। और ये 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है इनको आपको याद रखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए, पहली होती है मास, दूसरी है लेंथ, तीसरी है टाइम, चौथी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, और सबसे लास्ट में टेम्परेचर। ठीक, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इनके जो यूनिट्स होते हैं उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहते हैं। ठीक, इनके जो यूनिट्स हैं वो कहलाते हैं बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इनके यूनिट भी क्या कहलाएंगे? बेस यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? बेटा नेक्स्ट टाइप पर आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज।
देखिए ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, या कह सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस होती हैं, तो उन सभी क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये एक्सप्रेस होती हैं, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, और इनके जो यूनिट है वो भी हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, उन सभी क्वांटिटीज को हम कह सकते हैं, या एक्सप्रेस होती हैं तो कह सकते हैं कि वो कहलाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, स्पीड, ये सब कहलाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ, और टाइम, तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो यहां पर स्पीड को किसमें एक्सप्रेस किया गया? लेंथ और टाइम के टर्म में। ठीक है, इसका मतलब लेंथ और टाइम पर ये डिपेंड करती है, एक्सप्रेस हो रही है उनके टर्म में, तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, लेंथ का यूनिट देखिए होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड के टर्म में। ठीक है, समझ आया बेटा? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, कंप्लीट सेट ऑफ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स, और जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो दिस कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और इसी यूनिट्स के सिस्टम को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन करते हैं तो यही कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? अब देखिए कुछ पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले आते हैं सीजीएस सिस्टम पर। सीजीएस सिस्टम, इस सिस्टम में सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मतलब कि जो लेंथ का यूनिट है वो इस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो मास का यूनिट है वो इस सिस्टम में होता है ग्राम, और टाइम का यूनिट इस सिस्टम में होता है सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा सबको? नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज एफपीएस सिस्टम। इस सिस्टम में फुट, पाउंड एंड सेकेंड ये यूनिट चलते हैं। फुट यहां पर लेंथ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट होता है फुट, और मास का यूनिट होता है पाउंड, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड लगभग सभी में चलता है। थर्ड पर आते हैं, दैट इज एमकेएस। ठीक, एमकेएस सिस्टम मतलब कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, यहां पर जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम, और टाइम का यूनिट इसमें भी सेकेंड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट सिस्टम पर आते हैं, दैट इज द एसआई सिस्टम। इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ CGS and MKS सिस्टम। ये CGS और MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। इसमें 7 बेस यूनिट्स होते हैं और +2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं।
7 जो बेस यूनिट्स होते हैं वही 7 फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर उसके बाद करंट, और फिर टेम्परेचर। देखिए मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और जो इसका सिंबल होता है वो केजी होता है। इसी तरीके से लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, MOLE, और जब इसका सिंबल लिखते हैं तो MOL लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, करंट को कहीं कहीं I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दो सप्लीमेंट्री यूनिट होंगे, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो वो पहला होता है प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन, और सिंबल RAD, ठीक, राइट। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो SI सिस्टम में ये 7 + 2 यानी कि टोटल 9 यूनिट्स चलते हैं। तो अब जो पॉपुलर सिस्टम है जो करंट में चल रहा है दैट इज SI सिस्टम, जो हम लोग यूज करते हैं। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके। सप्लीमेंट्री यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के 2 यूनिट और चलते हैं, एक तो होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए प्लेन में ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक। सपोज दैट कोई पार्टिकल है आर की रेडियस में ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक जाता है। तो देखिए ए से बी पॉइंट तक जाने में ये सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, सपोज दैट वो एंगल थीटा का है, और ए से बी तक जो आर्क की वैल्यू है वो ए बी के इक्वल हो जाएगी। तो जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होती है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, और इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट इज रेडियन, ठीक। अगर मान लीजिए आर्क लेंथ हमको मीटर में मिली है और रेडियस भी मीटर में है, दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए, तो जो हमको एंगल की वैल्यू मिलती है वो रेडियन में मिलती है, ठीक। इसका एक और यूनिट भी होता है डिग्री, डिग्री भी इसका यूनिट होता है, ठीक। डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन बना सकते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए पूरा एक सर्किल घूमा तो जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। और इसी पूरे एंगल को हम लोग 2 पाई रेडियन भी लिखते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री की वैल्यू 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगी। 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। और देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के भी इक्वल होता है। इसी को पढ़ते हैं 60 मिनट। मिनट का ये सिंबल यूज करते हैं, कॉमा लगा देते हैं ऊपर, तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और जब इसमें 2 कॉमे लगा देते हैं तो वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ठीक है।
तो 1 डिग्री की वैल्यू को देखो हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होगी, और यही 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होगा, और 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, इसी को हम 3600 सेकंड के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? देखिए, इसको कंसीडर करने के लिए हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। सपोज दैट ये एक स्फीयर है आर रेडियस का, और इस स्फीयर के सरफेस पर यहां पर सपोज दैट कोई एरिया है, ये सपोज दैट ए का, और इस एरिया को अगर हम इस स्फीयर के सेंटर से मिला दें, ठीक इस तरीके से, तो देखिए जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना, उस टाइप से वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आइसक्रीम का कोन, तो आइसक्रीम का जो बॉटम होता है कोन का, वो ये वाला पॉइंट हो गया है ना, और ऊपर जो ये सरफेस वाला पॉइंट है, सर्कुलर वाला पॉइंट, वो ऊपर जहां पर आइसक्रीम भरी हुई होती है वो वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कोन की तरह लगेगा, और इस कोन का जो एंगल बन रहा है इसके सेंटर पर, ये वाला एंगल, ऐसे गोल गोल जो एंगल दिखाई देगा आपको, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, इसका सिंबल है ये, दैट विल बी इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, मतलब जो सरफेस एरिया है यहां पर ये वाला, और अपॉन आर स्क्वायर, इसका रेशियो, ये सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है। ठीक, यूनिट इसका होता है स्टे रेडियन, इसको एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि ये पूरा स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करेगा, तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये पूरा एरिया सरफेस का लेना पड़ेगा उस कंडीशन में हमको, तो पूरा सरफेस का एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और किससे डिवाइड करेंगे, रेडियस के स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4 पाई। इसका मतलब जो पूरा स्फीयर है वो अपने सेंटर पर 4 पाई स्टे रेडियन का एंगल बनाता है, 4 पाई स्टे रेडियन। क्लियर हुआ बेटा सबको?